तो आइए चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे हमारे टॉपिक नंबर 16 की, जो केमिकल इक्विलिब्रियम के दो स्पेशल टॉपिक्स हैं, विच इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ली चैटेलर्स प्रिंसिपल। कहने के लिए बच्चों ये दो टॉपिक्स हैं, लेकिन पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम कवर करते हैं। हो सकता है इससे 2 सवाल, हो सकता है इससे 3 सवाल भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन तो बच्चों हर टॉपिक से जो भी मैं डिस्कस करवा रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही। ये दो टॉपिक्स जो केमिकल इक्विलिब्रियम को कवर करते हैं, इससे 3 सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो इन दो टॉपिक्स को बड़े प्यार से, बड़े हिसाब से आपको पढ़ना है। कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन दो टॉपिक से पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, हम आज इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखते हैं ली चैटेलर्स प्रिंसिपल क्या है। फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है, कहां पर ज्यादा ध्यान लगाना है, आज की वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगा। ठीक है, चलिए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों के से लिखा जा सकता है। केपी केसी इसके दो वर्जन होते हैं। केसी तब मेंशन किया जाता है जब आपको कंसंट्रेशन की टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो, और केपी ये टर्म हम मेंशन करते हैं जब पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंशन करना हो। डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन के क्या डाटा दिए गए हैं, कंसंट्रेशन गिवन है कि प्रेशर गिवन है, उसके हिसाब से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते हैं। तो चलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पहले शुरू करते हैं, समझते हैं ये क्या है, फिर इस पर वापस आते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है बच्चों, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और वो कैसे आती है मैं अभी आपको बताऊंगा, आप जानते भी हैं। वी आर क्विकली रिवाइजिंग दिस टॉपिक, यू नो दैट। तो जब आप के निकालते हैं, विच वेदर इट इज केपी और केसी, राइट, जब आप के निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, तो उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। ये जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, रिएक्शन उतना ही प्रोग्रेसिव है, इक्विलिब्रियम लेट आएगा। मतलब एक रिएक्शन बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगी, बहुत देर तक चलेगी, बहुत फॉरवर्ड फेवर्ड होगी, इक्विलिब्रियम लेट मिलेगा। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम आ रही है, कम है, तो इक्विलिब्रियम जल्दी मिल जाएगा, रिएक्शन थोड़ी सी फेवर फॉरवर्ड की तरफ करेगी और हमें इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव उन्हीं रिएक्शंस में होता है, आई एम रिपीटिंग द लाइन, इक्विलिब्रियम उन्हीं रिएक्शंस में जल्दी अचीव होता है जिनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम आता है, और इक्विलिब्रियम उन्हीं रिएक्शंस में लेट मिलता है जिनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। इट इज अ वैल्यू विच डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन बिफोर अटेनिंग द इक्विलिब्रियम। जैसे मैं कह रहा हूं, जितनी ज्यादा के की वैल्यू होगी उतना ज्यादा रिएक्शन में प्रोग्रेस रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक रिएक्शन है बच्चों, जिसमें आपके पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स मेंशन्ड हैं, ऑब्वियसली उनके कोफिशिएंट्स गिवन है। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखें। अगर आप चाहते हो कि इस रिएक्शन को कंसंट्रेशन की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तब आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पहले लिखेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे बच्चों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में दिखाया जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको इसी रिएक्शन में पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करना है, विच इज केपी, तो प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर, सी का, डी का, और नीचे ए और बी का पार्शियल प्रेशर, और कोफिशिएंट्स जो भी इसके होंगे वो मेंशन करने हैं। तो ऐसे केसी, ऐसे केपी। अगर आप देख रहे हैं तो बस सिंबॉलिकली डिफरेंट लग रहा है, रिप्रेजेंट करने का तरीका, जो मूल तरीका है वो सेम है। ऊपर प्रोडक्ट का डाटा, नीचे रिएक्टेंट का डाटा, और उनकी वो पावर्स जो उनकी कोफिशिएंट्स हैं रिएक्शन में। क्लियर है मेरी बात? ये ध्यान रखना। एक बात का और ध्यान रखना, प्योर सॉलिड जो होगा, जो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में होगा, उसका कंसंट्रेशन 1 लेना है, और जो प्योर लिक्विड होगा उसका भी कंसंट्रेशन 1 लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल, वी आर डीकंपोजिंग लाइमस्टोन विच इज से CaCO3. It is decomposing to give us CaO plus CO2, in which CaCO3 is solid. तो हम उसकी कंसंट्रेशन 1 लेंगे, और CaO भी सॉलिड ही होता है, रिएक्शन में भी सॉलिड ही दिखा रखा है, उसकी भी कंसंट्रेशन 1 ही ली जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, केपी और केसी में मतलब ऐसे सवाल भी मिलेंगे जहां आपको दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वर्जन पूछे जाएंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स वाले भी और पार्शियल प्रेशर वाले भी। आप खुद सोचें कि रिएक्शन में या तो कंसंट्रेशन ही गिवन होगी या प्रेशर ही गिवन होगा। कंसंट्रेशन गिवन होगी
तो केसी निकल जाएगा, और अगर पार्शियल प्रेशर्स गिवन होंगे तो केपी निकल जाएगा। लेकिन जिस सवाल में दोनों चीज पूछी होगी, केसी भी केपी भी, तो आप इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। ठीक है बच्चे, आर टी की पावर डेल्टा एन। स्क्रीन में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, आई थिंक सबको दिख रहा है, चलो ठीक है। केपी को टू केसी आर टी पावर डेल्टा एन। ये जो डेल्टा एन है बच्चों, अगर आप इसको समझें, ये जो डेल्टा एन है इसको जी इसलिए लिखा है क्योंकि हमने सिर्फ गैसेस को देखना है। अगर आपको वो लेक्चर याद है जिसमें हमने एंथैल्पी को डिस्कस किया है, वहां पर भी इसकी बात हुई है। इसको निकालने का तरीका है कि आप रिएक्शन में प्रोडक्ट के मोल्स निकाल लो, माइनस कर दो रिएक्टेंट के मोल्स, आपका डेल्टा एन आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज आप ध्यान रखना बेटा, रिएक्शन के साथ आप जो भी ऑपरेशन लगाओगे, आपको के के साथ भी ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक रिएक्शन है, से A प्लस बी गिव्स अस C प्लस डी। इसका K आपने निकाल लिया, सपोज C की कंसंट्रेशन, D की कंसंट्रेशन, A की कंसंट्रेशन, B की कंसंट्रेशन, और कोई वैल्यू आ जाए, सपोज करो कोई वैल्यू आ जाए। तो ये ऑपरेशंस आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपने रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो भी आपका पहले आ रहा था उसकी पावर उतनी ही चढ़ जाएगी जितने नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया। सपोज इसी रिएक्शन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे उम्मीद है ये रिएक्शन ऐसे दिखेगी। और इसका अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट करना हो, तो C की कंसंट्रेशन पावर 2, D की कंसंट्रेशन बच्चों पावर 2, A की कंसंट्रेशन पावर 2, B की कंसंट्रेशन पावर 2। तो जब आप इस K को और उस K को कंपेयर करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो नया K है वो पुराने K का स्क्वायर है। ये पावर 2 तभी आई है जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो आई थिंक आपको पहला ऑपरेशन क्लियर है कि अगर आप किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो पावर उतनी आप दिखा देना। 2 से करोगे तो पावर 2 हो जाएगी, 3 से करोगे तो पावर 3 हो जाएगी, 4 से करोगे पावर 4 हो जाएगी, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे पावर 1/2 हो जाएगी। सेम बात डिवाइड में भी यही बात है। अगर आप किसी नंबर से उसको डिवाइड कर रहे हो तो वो 1 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो पावर 1/2 हो जाएगी। या इसको समझने का एक तरीका ये भी हो सकता है, अगर आप किसी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर रहे हो, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर आप किसी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना मतलब पावर 1/2 चढ़ जाना। समझ गए मेरी बात? ठीक, अगली बात सुनो। अगर आपने रिएक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने वाला के है, नया वाला हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल। इफ एनी रिएक्शन इज रिवर्स्ड, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इनवर्स्ड। समझ में आई मेरी बात? इनवर्स हो जाएगा, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने के इनवर्स हो जाएगा। और अगर आपने रिएक्शंस को आपस में जोड़ा, तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई कर देना। और अगर आपने रिएक्शंस को आपस में जोड़ रहे हो रिएक्शंस को, तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपको रिएक्शंस को घटाना पड़ गया आपस में, तो फिर डिवाइड कर देना। मेरी बात समझ गए? मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, देखो ज्यादा समझ में आएगा। हालांकि तुम्हें पता है, जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है बच्चों A प्लस बी गिव्स अस C प्लस डी, और एक रिएक्शन है मान लो E प्लस F गिव्स अस G प्लस H। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 और इसका K2, और आपने इन रिएक्शंस को आपस में जोड़ दिया, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा नई रिएक्शन का, वो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। और अगर आपने इन दोनों को घटा दिया आपस में, तो फिर डिवाइड हो जाएगा इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है जी, इसको ध्यान रखना। If multiplied by n, power would be n. If divided by n, power would be 1/n. If reaction is reversed, value would be inversed. If multiple reactions are added, तो product मिलेगा, product से मिलेगा equilibrium constant. If multiple reactions are subtracted, reduced, एक दूसरे में से कम किया, तब ये जो equilibrium constants है individual, ये divide हो जाएंगी। ठीक है, चलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे आप जानते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ये सिर्फ 2 ही चीजों से अफेक्टेड होता है। एक तो
टेम्परेचर से, दूसरा रिएक्टेंट कौन है, बस। और किसी चीज से भी नहीं। मतलब नीट में एक बार ऐसा क्वेश्चन भी आया था, एक रिएक्शन है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। तो उसकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी डबल हो जाएगी? नहीं, डबल नहीं होगी। मेरी बात समझ में आई? के सिर्फ रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स हैं उनके नेचर पे डिपेंड करता है। अगर आपने रिएक्टेंट्स का नेचर बदल दिया, मतलब आपने रिएक्टेंट्स चेंज कर दिए, तो के की वैल्यू बच्चों चेंज हो जाएगी। और अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया तो भी के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मेरी बात क्लियर हुई? मेरी बात क्लियर हुई? ध्यान रखना, और के टेम्परेचर और नेचर दोनों पे डिपेंड है, लेकिन आप न्यूमेरिकली जानते हैं, अगर आप न्यूमेरिकल एक रिलेशन दिखाना चाहते हैं तो टेम्परेचर को ही दिखा सकते हो, नेचर का तो क्या ही सिंबल है, ठीक है। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसका रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ, वेंटॉफ इक्वेशन उसको बोलते हैं। अगर आपको अरेनियस इक्वेशन पता है तो ये वैसी सी इक्वेशन है। अगर आपको याद हो तो आपने लिखा हुआ है k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये तो है बच्चों अरेनियस इक्वेशन, ठीक है। और अगर आपने लिखा हुआ है k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस डेल्टा एच बाय आर टी, तो ये है बच्चों वेंटॉफ इक्वेशन। फर्क ये सुन लो, समझ लो, ये जो k है ये तो रेट कांस्टेंट है, और ये जो k है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो बस सिंपल है, सिंबॉलिकली बताऊं तो अरेनियस में ये होता है और वेंटॉफ में डेल्टा एच होता है। वहां पे जो k होता है वो रेट कांस्टेंट होता है, और यहां पे जो k है वेंटॉफ इक्वेशन में वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे अरेनियस इक्वेशन भी ऐसी दिखती है, बस यहां एक्टिवेशन एनर्जी होता है और यहां एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डेल्टा एच इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और ये k1 k2 भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट नहीं है। अरेनियस जैसी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? और ग्राफ भी वैसा ही है, बस यहां एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो एक बार आप इसको भी देख लें, समझ लें ये चीज खासकर, ठीक है बेटा। चलें आगे, चलो फिर उसके बाद आता है बच्चों इक्विलिब्रियम पर कौन कौन से फैक्टर्स असर डालते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं लिखा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। एक रिएक्शन है जो कि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, ध्यान से सुनना, एक रिएक्शन है जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है और मैं चाहता हूं कि उसका इक्विलिब्रियम डिले हो जाए या और जल्दी मिले। मतलब माई ऑब्जेक्टिव इज टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम ईदर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन। शिफ्टिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन मींस कि थोड़ा और प्रोग्रेस होने दो यार रिएक्शन का, इक्विलिब्रियम बाद में ले लेंगे, रिएक्शन को थोड़ा और चलने देते हैं, इक्विलिब्रियम थोड़ा बाद में मिल जाएगा। और इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड शिफ्ट करने का मतलब है कि रिएक्शन को बहुत नहीं चलाना है, इक्विलिब्रियम जल्दी लाना है। समझे मेरी बात? इक्विलिब्रियम को मैं शिफ्ट करना चाहता हूं, तो ये फैक्टर जो हम लिखेंगे, देखते हैं कौन फॉरवर्ड कब शिफ्ट करता है और कौन बैकवर्ड कब शिफ्ट करता है, ठीक। तो फैक्टर्स पढ़ने के लिए अपने को पढ़ना होता है बच्चों ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, क्योंकि यही प्रिंसिपल समझाता है कि जब आप किसी इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करता है रिएक्शन। आपने जो चेंज रिएक्शन में किया ताकि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाए, ताकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, तो रिएक्शन उस चेंज को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल आपको बताता है। ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल ये कहता है सिंपल कि अगर आप किसी भी रिएक्शन में जो कि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, रिएक्शन मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम बिफोर अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल। एक रिएक्शन पहले से इक्विलिब्रियम में, आपने उसके ऊपर कोई चेंज डाला, रिएक्शन उस चेंज को एब्जॉर्ब किया, उस पर एक्ट किया, इस तरह से एक्ट किया कि इक्वेशन अपने इक्विलिब्रियम को उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया जिस डायरेक्शन में शिफ्ट करने से आपने जो चेंज डाला था वो कम होता हो, रिड्यूस होता हो, न्यूलीफाई होता हो। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो
तो बॉडी उस डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में जाने से आपका लगाया हुआ फोर्स खत्म होता हो, कम होता हो। मेरी बात क्लियर है? तो आपने मान लो किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट होते हैं, आपने मान लो किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट की क्वालिटी बढ़ाई, क्वालिटी, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, क्योंकि क्वालिटी बढ़ाने से रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ भागेगा, और प्रोडक्ट की तरफ कुछ चेंज किया तो रिएक्टेंट की तरफ भागेगा। आप इस तरह से समझ लो, आपको आता भी होगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस हैं फ्रॉम ली चैटलेट्स प्रिंसिपल। नो न्यूमेरिकल, ओनली थियरी पार्ट है ये वाला। तो ठीक है, पहला पढ़ते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन, जो कि सिंपल है। मान लो आपके पास एक रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स अस C प्लस D। अगर आपने A की और B की कंसंट्रेशन बढ़ाई, अगर आपने A की कंसंट्रेशन या फिर B की कंसंट्रेशन या दोनों की, A और B की बढ़ाई, तो इक्विलिब्रियम जो है वो वही नहीं रहेगा जहां पहले था। अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की तरफ भागेगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी राइट की तरफ। और इसका मतलब ही समझ लो, अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है यानी रिएक्शन प्रोडक्ट फेवर्ड है, यानी रिएक्शन चाहती है उस टाइम पे कि प्रोडक्ट ज्यादा बने। प्रोडक्ट फेवर्ड, फॉरवर्ड फेवर्ड, राइट, एक ही बात है। ठीक है, चलो समझ गए आप मेरी बात। अगर कंसंट्रेशन आपने रिएक्टेंट्स की कम कर दी तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब यह होगा कि अब उतने अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे जितने पहले बन रहे थे। मेरी बात आप समझ गए? फॉरवर्ड शिफ्ट होने का क्या मतलब है और बैकवर्ड शिफ्ट होने का क्या मतलब है। ठीक है, आगे आओ। अब टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है, तो उसके लिए आप ये रिएक्शन देखो, एक N2 प्लस से 3H2 गिव्स अस से 2NH3, इसका डेल्टा H नेगेटिव है, और तुम जानते हो डेल्टा H नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक होगी। या कोई एक रिएक्शन ये देख लो, CaCO3 इन इक्विलिब्रियम विद CaO प्लस CO2, इसका डेल्टा H पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक है। तो अब मुझे ये पता लगाना है कि इस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा और इस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट करेंगे, ये ध्यान से देखना। अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज करती है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ऐसी रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब नहीं करना चाहती। अगर आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन अच्छी नहीं होगी, घटिया होगी। अच्छी नहीं होने का क्या मतलब है? रिएक्शन फॉरवर्ड फेवर्ड नहीं होगी, बैकवर्ड फेवर्ड होगी, मतलब लेफ्ट की तरफ जाएगी। और रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एंडोथर्मिक तो चाहता ही है कि उसको हीट मिले। अगर आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन अच्छी होगी, बेहतर होगी, प्रोडक्ट की तरफ जाएगी, फॉरवर्ड फेवर्ड होगी। मेरी बात समझ गए? अगर डेल्टा H पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम राइट में जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ। और अगर आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से आप रिएक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इक्विलिब्रियम फिर लेफ्ट में शिफ्ट होगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट बताना बहुत आसान है, जस्ट लुक एट द डेल्टा H। इफ इट इज नेगेटिव it will not support increase in temperature. If delta H is positive, it will support increase in temperature. What do you mean by this? It will support or it will not support? Support करना मतलब equilibrium forward shift होगा, support नहीं करना मतलब equilibrium backward shift होगा, as simple as that. उसके बाद change in pressure, ये तो यार आप यूं मान लीजिए सबसे लॉजिकल चेंज ली चैटलेट्स प्रिंसिपल में चेंज इन प्रेशर है। इसको ध्यान से देखना। चेंज इन प्रेशर को देखने के लिए कि प्रेशर बढ़ाने से या घटाने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा कि बैकवर्ड शिफ्ट होगा, ये समझने के लिए आपको मोल्स काउंट करने होते हैं, रिएक्टेंट के मोल्स भी और प्रोडक्ट के मोल्स भी। तो आप एक केस समझ लो, ठीक है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सपोज करो आपके प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा हैं, आपके प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा हैं। सपोज करो, मान लो कोई ऐसे रिएक्शन है, इधर लिखता हूं, ये रिएक्शन है एक, NH3 is in equilibrium with N2 plus 3H2, गैसेस होनी चाहिए, ठीक है, जिनके मोल्स काउंट करोगे तो यहां पे मोल्स हैं बच्चों 4 और यहां जो मोल्स हैं वो हैं 2। तो आपको साफ दिख रहा है प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा हैं, ठीक है। तो पहले तो ये चेक करना है प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा हैं कि रिएक्टेंट के मोल्स ज्यादा हैं। तो एक बार ये केस याद कर लो आप, प्रोडक्ट के मोल्स अगर ज्यादा होंगे तो क्या होगा। अगर प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा होंगे तो प्रेशर कम कर देना
ताकि इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाए, फॉरवर्ड। मेरी बात समझ में आ गई। मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, कम मोल्स हैं, और ये इधर आके प्रोडक्ट बन रहा है, इसके मोल्स ज्यादा हैं। मेरी बात समझ गए? रिएक्टेंट कम मोल्स, प्रोडक्ट ज्यादा मोल्स। अगर ये वाली सिचुएशन है तो आप खुद सोच के देखो, गैसेस को इस स्टेज से इस स्टेज पे ले जाना है, इस स्टेज से इस स्टेज पे ले जाना है, यानी कम मोल से ज्यादा मोल पे ले जाना है, तो दबाव तो कम करोगे गैस का, तभी तो ये कम से कम मोल से ज्यादा मोल हो पाएगा, तभी तो गैस उठ पाएगी। मेरी बात समझ गए? अगर प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा हैं, अगर आपको ज्यादा मोल्स करने हैं तो कम प्रेशर अगर करोगे तो ही ऐसा कर पाओगे। समझ गए मेरी बात? अगर प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा होंगे तो प्रेशर को डिक्रीज करना, तब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। मेरी बात समझ गए? बाकी इसके उल्टे केस। मेरी बात समझ में आ गई? और अगर रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हैं तो सिंपल है, आप प्रेशर कम करोगे तो फिर फॉरवर्ड नहीं जाओगे, बैकवर्ड जाओगे। ठीक है, टू द लेफ्ट। एक केस याद कर लो, या तो ये याद कर लो कि अगर प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा हैं तब प्रेशर का क्या करूं फॉरवर्ड शिफ्ट करने के लिए। दूसरा केस उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है बच्चों इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं होता, इक्विलिब्रियम शिफ्ट वो नहीं कर पाता। इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है, जो उसकी स्टेट है, वो वहीं रखता है, क्योंकि जितनी स्पीड वो फॉरवर्ड की बढ़ाता है उतनी स्पीड किसकी बढ़ा देता है, बैकवर्ड की, सो दैट इक्विलिब्रियम रिमेन्स एट सेम स्टेट। हाँ, इक्विलिब्रियम जल्दी ले आता है कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करवा देता है, लेकिन इक्विलिब्रियम जिस स्टेट में जहां है इक्विलिब्रियम, आपको वहीं मिलेगा। आप सपोज करो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, आप पैदल जाएं या बस से जाएं। ठीक है, बस पैदल जाने से क्या होगा कि आप ज्यादा समय लोगे दूसरे शहर तक जाने के लिए, लेकिन आप बस से जाओगे यानी कैटलिस्ट वाला काम होगा, अगर बस आपको जल्दी पहुंचा देगी। लेकिन बेटा शहर तो उतना ही दूर है ना, बस ने आपको जल्दी पहुंचा दिया। बस कैटलिस्ट यही करता है, आपको वो इक्विलिब्रियम तक जल्दी पहुंचा देगा, लेकिन जहां इक्विलिब्रियम है वही है, वो चेंज नहीं हुआ है। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों ये वाला भी ध्यान से करना, अगर आपने नोबल गैस डाली, क्योंकि ये भी एक फैक्टर है, तो नोबल गैस को आप कांस्टेंट वॉल्यूम यानी बंद बर्तन में डालते हो, मतलब एक रिएक्शन हो रही है बंद बर्तन में यानी कांस्टेंट वॉल्यूम में, उसमें तुमने गैस डाल दी नोबल गैस, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। अगर आपने इनर्ट गैस डाल दी, बर्तन खुला हुआ है, बर्तन खुला हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, तब क्या होगा, नोबल गैस डालने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा अब, और इक्विलिब्रियम उस तरफ जाएगा जहां मोल्स ज्यादा हैं, जहां मोल्स ज्यादा हैं। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत डीप है, अगर आप 1 मिनट में सुन लें तो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, जब आप नोबल गैस डालते हो तो नोबल गैस अंदर जाने से देखो रिएक्ट तो करेगा नहीं, क्योंकि वो नोबल गैस है, तो फिर वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि नोबल गैस अंदर जाएगा और एक्सपेंशन करेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है। नोबल गैस स्पेस बढ़ाएगा, और स्पेस बढ़ाने से क्या होगा, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट हमारे थे रिएक्शन में, उनकी कंसंट्रेशन कम होगी, फिर इक्विलिब्रियम होगा शिफ्ट। इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ जाने से मोल्स ज्यादा हो रहे हों, जिस तरफ जाने से क्वालिटी ज्यादा हो रही हो, क्योंकि नोबल गैस डालने से कंसंट्रेशन कम हुई, क्वालिटी कम हुई, ऐसे समझ लो। तो रिएक्शन उस तरफ भागेगी जहां क्वालिटी ज्यादा हो रही होगी, जहां मोल्स ज्यादा हो रहे होंगे उसी तरफ इक्विलिब्रियम भागेगा। अगर इनर्ट गैस डालने की बात हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर, मैं रिपीट कर रहा हूं, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से 4 नंबर का सवाल आने के पूरे चांस हैं। तो प्लीज 4-5 फैक्टर्स हैं, ध्यान से करना। फर्स्ट इज कंसंट्रेशन, सिंपल, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे फॉरवर्ड जाओगे, घटाओगे तो बैकवर्ड ही आ जाओगे। टेम्परेचर के लिए एंडो है कि एक्सो, ये चेक करना है। प्रेशर के लिए आपको चेक करना है नोबल जो गैसेस हैं उसके मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई? कैटलिस्ट का कोई इंपैक्ट नहीं है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विल रिमेन सेम, बस वो थोड़ी आपकी स्पीड बढ़ा देगा, इक्विलिब्रियम तक जल्दी पहुंचा देगा, लेकिन इक्विलिब्रियम जहां पहले था अभी भी वही है, नो शिफ्टिंग। उसके बाद है इनर्ट गैस डालने वाली बात। इनर्ट गैस 2 सिचुएशन में डाली जाती है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बर्तन बंद है, स्पेस उतना ही रहेगा, कंसंट्रेशन सेम रहेगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा।
लेकिन नोबल गैस आपने कांस्टेंट प्रेशर पे डाला, जब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है उस वक्त एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होने से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की जो पहले से पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा उस तरफ जिस तरफ मोल्स ज्यादा हो रहे होंगे रिएक्शन के। सिंपल। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल आपको दिखाया है, आपको समझाया, देख लो। एक ये रिएक्शन है, इसमें डेल्टा एच नेगेटिव है। क्या आपको ये लाइन समझ में आई? अगर आपने इनर्ट गैस डाला कांस्टेंट प्रेशर पे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा कि नहीं? यस सर, उस तरफ जहां मोल्स ज्यादा हो। यहां कितने मोल्स हैं? 4। यहां कितने हैं? 2। तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हो रहा है ये और समझ लो। काफी क्वेश्चंस नीट एग्जाम में ऐसे पूछे हैं जहां पे एक रिएक्शन है, किसी इंस्टेंट पे आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रेजेंट की कंसंट्रेशन दे रखी है। मान लो 10 सेकंड बाद एक रिएक्शन में रिएक्टेंट कितना है और प्रोडक्ट कितना है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन या प्रेशर, वो आपको दे दिया हो और ये पूछ ले कि अब इस सिचुएशन में मुझे बताइए ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड फेवर्ड ही है या बैकवर्ड फेवर्ड है या वो इक्विलिब्रियम में आ गई है। इंस्टेंटेनियस डाटा से कैसे पता लगाएंगे? तो अगर आपको इंस्टेंट कोई डाटा दे रखा है तब हम क्यू निकालते हैं। क्यू को बोलते हैं बच्चों रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो उस रिएक्शन का है कोशेंट आपका उससे ज्यादा आ रहा है यानी आप आगे चले गए हो। अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू रिएक्शन कोशेंट से छोटी आती है, ऐसे पढ़ लो, या रिएक्शन कोशेंट आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा आ रहा है यानी आप इक्विलिब्रियम वाली स्टेट को क्रॉस कर चुके हो, वापिस आओ अगर इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो। मेरी बात समझ में आ गया? अगर क्यू की वैल्यू के से ज्यादा हुई तो रिएक्शन विल कम बैक, विल शिफ्ट बैक टू अचीव द इक्विलिब्रियम। अगर आपका क्यू मतलब इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू आप निकालोगे वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम रह रही है अभी, तो इक्विलिब्रियम अभी दूर है, अभी बाकी है, तो रिएक्शन अभी आगे ही चलेगी टू अचीव द इक्विलिब्रियम। और अगर क्यू और के बराबर है तो रिएक्शन इज एट ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। मेरी बात समझ में आ गई? अगर इंस्टेंटेनियस वाली वैल्यू अभी बड़ी आ रही है, बड़ी आ रही है, फर्स्ट वाली सिचुएशन बड़ी आ रही है, तो आप इक्विलिब्रियम क्रॉस कर चुके हो, वापिस आओ, बैक आओ इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, आप आगे चले गए हो। और अगर आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से छोटी आ रही है तो भाई अभी और भागो, इक्विलिब्रियम आगे मिलेगा। ठीक है, और अगर बराबर आ रही है इंस्टेंटेनियस वैल्यू और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो रिएक्शन इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। बताइए, पढ़िए बच्चों, सवाल को पढ़िए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल। इस पहले सवाल में पूछा है 4 ऑप्शन देकर कि भाई केपी केसी इन चारों ऑप्शन में से किसमें बराबर नहीं है। तो आप सभी जानते हैं केपी और केसी में एक रिलेशन होता है, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। और आप सब जानते हैं केपी केसी के बराबर तभी होगा जब ये जो चेंज है ये 0 हो, और चेंज आप सब जानते हैं एनपी माइनस एनआर से निकलता है। तो जिन जिन ऑप्शंस में चेंज इन मोल्स 0 आएगा उसी सिचुएशन में केपी और केसी बराबर है। दूसरी सिचुएशन अगर कोई है तो फिर केपी केसी बराबर नहीं है। पहला ऑप्शन जो है PCl5 PCl3 प्लस Cl2, तो पहले ऑप्शन में अगर मैं डेल्टा एन निकालूं एनपी माइनस एनआर, तो जो प्रोडक्ट के मोल्स हैं बच्चों वो हैं 2, गैस हैं 1 1 2, और रिएक्टेंट में एक ही गैस है तो 1। तो यहां तो आ गया बच्चों 1। क्या आ गया? 1। तो हमारा यही ऑप्शन हो गया, क्योंकि चेंज इन मोल्स अगर 0 नहीं आए, मतलब 0 अगर आपके चेंज इन मोल्स आएंगे तभी केपी केसी बराबर होगा, और 0 नहीं आ रहे इसका मतलब केपी केसी पहले वाले ऑप्शन के लिए बराबर नहीं है। दूसरे वाले ऑप्शन में देखोगे तो देखो रिएक्टेंट के मोल्स 2 हैं और प्रोडक्ट के मोल्स भी 2 हैं, तो डिफरेंस 0 आएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन देखोगे तो रिएक्टेंट के मोल्स 2 हैं और प्रोडक्ट के मोल्स भी 2 हैं, तो चेंज फिर भी 0 आएगा, केपी केसी बराबर है। चौथे ऑप्शन में जाओगे रिएक्टेंट के मोल्स 2 हैं, प्रोडक्ट के मोल्स 2 हैं, तो चेंज इन मोल्स फिर 0 आएगा, केपी केसी बराबर आएगा। हमारा ऑप्शन वो सिलेक्ट करना था हमें जिसमें केपी केसी बराबर नहीं आएगा, वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, नीट 2024 का ताजा सवाल, और इतना आसान सवाल, 4 नंबर बच्चों, 4 नंबर है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन फॉर 2A गिव्स अस B plus C, KC is given।
और एट एनी टाइम, कोई टाइम था जिसपे आपको ए बी सी तीनों का डाटा दे दिया और चार ऑप्शन देकर क्या पूछ रहा है, बताओ रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है क्या, या इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए फॉरवर्ड जाएगी, या इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए बैकवर्ड जाएगी, या रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। सवाल समझ में आ गया? अपने को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है और ऑप्शंस में ये पूछ रहा है कि डाटा का इस्तेमाल करके ये बताओ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट डाटा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है क्या, नहीं है तो फॉरवर्ड शिफ्ट करेगी क्या, अभी अभी फॉरवर्ड भागना है इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, या बैकवर्ड भागना है, तो उसके लिए आप क्या निकालते हैं, सोचो। क्यू, रिएक्शन कोशेंट, इंस्टेंटेनियस डाटा हम निकालेंगे बच्चों इसके अकॉर्डिंग क्यू। ठीक है, तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं। हम निकालते हैं पहले क्यू। क्यू निकालने का सिंपल तरीका है, पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस और फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, क्योंकि कोफिशिएंट 2 है ए का तो मैंने यहां स्क्वायर कर दिया। अब बी की जो वैल्यू है अपने को, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रखी है, तीनों की सेम ही है, तो ये है 2 इंटू 10 की -3, फिर से 2 इंटू 10 की -3 और नीचे है 2 इंटू 10 की -3 का स्क्वायर, मतलब कैंसिल ही हो गया सब, तो 1 आ गया। और केसी 10 की पावर -3 है, इसका मतलब हमारा जो क्यू है वो के से बड़ा आ रहा है। और मैंने तुम्हें बताया था अगर आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइनल यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा आ रही है तो आप इक्विलिब्रियम से आगे चले गए हो, वापिस आइए इक्विलिब्रियम अगर अचीव करना है तो। अगर आपकी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा आ रही है तो आप इक्विलिब्रियम स्टेट के आगे चले गए हो, अगर आपको इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो आपको बैकवर्ड आना होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर कि कैसे करना है। ठीक, चलो आगे बढ़े। थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन अ सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम। ओके, आपके पास एक रिएक्शन है, उसमें आपको N2 की, O2 की और NO की कंसंट्रेशंस गिवन है। ठीक है, आगे बोलता है इफ 0.1 मोल पर लीटर ऑफ NO आर टेकन इन क्लोज्ड वेसल व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NO एट इक्विलिब्रियम। तो आपसे ये पूछ रहा है कि NO टूट कर N2 और O2 दे रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि किस रेट से टूटेगा NO, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा निकालना है इन डाटा का इस्तेमाल करके। तो बताइए कैसे करेंगे। बताओ बच्चों, तो आपको कंसंट्रेशंस दे रखी हैं ये सब। ठीक है, तो जैसे ये रिएक्शन आपको दे दी 2NO गिव्स अस N2 प्लस O2। ठीक बात, और आपको इनकी कंसंट्रेशंस दे रखी हैं N2, O2 और NO। तो आपको अगर तीनों की कंसंट्रेशंस दे रखी हैं इक्विलिब्रियम पे तो आप K निकाल सकते हो, KC। KC कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस, N2 की कंसंट्रेशन, O2 की कंसंट्रेशन अपॉन NO की कंसंट्रेशन पावर 2, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 2 है। N2 की वैल्यू बच्चों है 3 इंटू 10 की -3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की -3, और O2 है 4.2 10 की पावर -3, और नीचे है NO है 2.8 10 की -3 और उसका स्क्वायर। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये सोल्व करके मेरे हिसाब से ऊपर तो हो जाएगा 3, फिर 4.2 10 की पावर -6, ठीक है, इकट्ठा करके, और ये हो जाएगा 2.8 का स्क्वायर और 10 की -6, 10 के -6 से 10 के -6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से आप 14 के टेबल से इसको उड़ा सकते हैं, ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, एक बार आपने इसको सोल्व कर लिया, आपका के आ गया, लेकिन इसने पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आपको पता है उसके लिए क्या करना होगा, ये रिएक्शन दोबारा उठानी होगी, दोबारा कंसिडर करनी होगी। हम इसको कैसे करते हैं, ध्यान रखो, इसकी अगर कंसंट्रेशन सी है तो इसकी 0 0, याद रखना, पता भी आपको इनिशियली। एट इक्विलिब्रियम सी में से सी अल्फा माइनस हुआ तो यहां पर क्या बनेगा, सी अल्फा बाई 2, यहां पर भी क्या बनेगा, सी अल्फा बाई 2, क्योंकि 2 मोल है और ये 1 1 मोल है। ठीक है, अगर यहां से सी अल्फा माइनस करोगे
तो यहाँ सी अल्फा बाई 2 और यहाँ पे सी अल्फा बाई 2 मिलेगा। ठीक है, फिर आप फिर से केसी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। केसी का जो फॉर्मूला है वो यही है, N2O2 और NO। तो N2 की कंसंट्रेशन है सी अल्फा बाई 2, ठीक है, O2 की भी है सी अल्फा बाई 2 और NO की है C माइनस सी अल्फा का स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, इसमें C को कॉमन लेना है। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, नीचे 4, नीचे C स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस अल्फा उसका स्क्वायर। तो C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा को हम 1 ही मानते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू केसी। केसी जो भी आपका आएगा वो यहां पुट कर देना है, आप यहां से अल्फा निकाल लेना, विच इज योर आंसर। मेरी बात क्लियर हुई? आपको तीनों का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस गिवन था, तो आपने उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया। फिर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा निकालना था, तो हमने जनरल ट्रेंड से जो जनरल नोटेशन होता है वो पुट करके वो सोल्व कर लिया। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? यहां पर अल्फा बाई 2 सी अल्फा बाई 2 क्यों है? जितना रिएक्टेंट में से खर्च करते हैं बच्चों कंसंट्रेशन, उतना ही तो बनता है प्रोडक्ट में। ये तो आपको पता है यार, बड़ा बेसिक है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बड़ा प्यारा सवाल है ये, ध्यान से करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ऑफ द स्पीसीज A प्लस बी सी प्लस डी, उनका कंसंट्रेशन गिवन है। A का 2, B का 3, C का 10 और D का 6 एट 300 केल्विन। व्हाट इज द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी? ऑप्शंस कैलोरी में है, R की वैल्यू कैलोरी में दे रखी है। बहुत बेसिक सवाल, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KC। बस आप 2.303 कांस्टेंट, R की वैल्यू कैलोरीज में है ही, टेम्परेचर 300 गिवन, बस KC निकाल लो, काम बन गया। और KC कैसे निकालोगे सर? KC आएगा ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यानी C की कंसंट्रेशन, D की कंसंट्रेशन, नीचे A की कंसंट्रेशन, बच्चों फिर B की कंसंट्रेशन। C की कंसंट्रेशन कितनी? C की है 10 और D की है 6, तो 10 इंटू 6 60। A और B की कंसंट्रेशन कितनी है? 2 और 3, ये हो गया 6, कैंसिल किया या 10, यहां पुट कर दो, माइनस 2.303। R की वैल्यू 2, क्योंकि ऑप्शन कैलोरी में है तो R कैलोरी में 2 होता है, टेम्परेचर 300 और log KC मतलब log 10। log 10 1 होता है, तो ये हो गया माइनस 2.303 इंटू 2 इंटू 300 कैलोरी। चेक कर लेना, बड़ा बेसिक सवाल था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ो। आपको एक रिएक्शन दे रखी है और आपको कहा है कि इसमें KC की वैल्यू ये है, यानी इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको गिवन है। कह रहा है कि अगर O2 की कंसंट्रेशन में आपको इक्विलिब्रियम वाली दे दूं तो O3 की कंसंट्रेशन क्या होगी? इक्विलिब्रियम वाली। बताइए, कितना बेसिक सवाल है। KC अगर आपको गिवन है तो पहले KC का फॉर्मूला मुझे बता दो। KC का फॉर्मूला होता है सर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। KC तो सर हमें दे रखा है, तो बताओ बच्चों कितना है? सर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 59। O3 की कंसंट्रेशन सर हमें निकालनी है, O3 की कंसंट्रेशन हमें निकालनी है, और O2 की कंसंट्रेशन हमें सर 0.040 दे रखी। ठीक है, यहां से आप O3 की कंसंट्रेशन निकाल लीजिएगा। इतना बेसिक सवाल है, ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल है, 2022 का है। ठीक है ना, प्री का है कि मेन का है वो आपको टेंशन नहीं लेनी है। और पॉइंट ये है कि नीट एग्जाम में इसको पूछा हुआ है ना, क्योंकि नीट के पीछे 1-2 साल ऐसे भी रहे जहां पर नीट का एग्जाम कैंसिल करके उसका री एग्जाम करवाया गया। लेकिन बच्चों जो पेपर कैंसिल हो गया, चाहे उसका कारण लीक होना हो या सो मैनी रीजंस होते हैं, जब एग्जाम पेपर लीक होता है, खासकर आजकल जैसे होते हैं, उस हिसाब से आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना है कि क्वेश्चंस तो थे ना उसमें, पेपर लीक हो गया तो क्या हुआ, क्वेश्चंस तो हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है हमें। इस चीज की टेंशन थोड़ी लेनी है कि भाई ये पेपर तो लीक हो गया, इसमें ये वाला क्वेश्चन था, अब ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? सिलेबस तो वही है बेटा, क्वेश्चन क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन बेशक
सिंपल हो, लेकिन आप इसको समझ लेना। अगर आपको ये सिंपल लगता है तो अच्छी बात है, ठीक है। बढ़े आगे, चलो सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रखा है? मुझे तो ऑप्शन देखकर लग रहा है यस, यही स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी मांगी है। रिएक्शन इस बार बदल दी गई है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस बार कैलकुलेट नहीं करना, दे रखा है। बस आप ये बता दो सही ऑप्शन कौन सा है। तो आप सब जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है -2.303 आर टी लॉग के सी, लेकिन सारे ऑप्शन नेचुरल लॉग में है। तो नेचुरल लॉग में क्या होता है? -RT ln के सी। और आप ऑप्शंस देखोगे जूल में है, तो आर की वैल्यू जूल में कितनी होती है बच्चों? -8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। व्हाट इज टेम्परेचर हेयर बच्चों? 300 ln। व्हाट इज केसी? केसी इज गिवन सर 2 × 10⁻13। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? प्लस वाले तो कैंसिल, क्योंकि ऑप्शन माइनस में आएगा। 8.314 × 300 दोनों में है। फिर ln 2 × 10⁻13, बी ऑप्शन। ए नहीं, क्योंकि केसी की वैल्यू 2 × 10⁻13 है, 4 × 10⁻13 नहीं है। ठीक है बेटा, देख लो, कोरोना का क्वेश्चन है, कोरोना का 2020। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े। सेवंथ क्वेश्चन देखो, ली चैटलेट्स प्रिंसिपल 2018 में पीछे पूछा है, तो काफी टाइम हो गया। 19, 20, 21, 22, 23, 24, हाँ अब 25 का आप दोगे तो 6 पेपर्स चले गए पास्ट में, जब ली चैटलेट्स प्रिंसिपल का ऐसे डायरेक्ट सवाल नहीं आया। ये 2018 का सवाल है, तो इस बार मैं इसलिए कह रहा हूं मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है ली चैटलेट्स प्रिंसिपल से क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से तो क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, देखो आपको एक रिएक्शन दे रखी है, डेल्टा एच नेगेटिव दे रखा है, तो साफ है ये एक्सो है। साफ है ये रिएक्शन कैसी है बच्चों? एक्सोथर्मिक है। ये बोल रहा है कि किस कंडीशन में रिएक्शन प्रोडक्ट का फेवर करेगी, मतलब फॉरवर्ड जाएगी। कहां? फॉरवर्ड। तो मुझे बताइए एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से तो फॉरवर्ड नहीं जाएगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड जाती है, एक्सो तो टेम्परेचर घटाने से जाएगी। यानी हाई टेम्परेचर वाले ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, तो लो वाले 2 बच गए। अब प्रेशर देखने के लिए आपको मोल्स देखने पड़ेंगे। यहां पर है बच्चों 2 मोल्स और यहां पर है बच्चों 1 मोल। तो आप तो जानते हैं कि अगर प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा होते तो लो प्रेशर करके फॉरवर्ड जाते हैं, और अब प्रोडक्ट के मोल्स कम है तो हाई प्रेशर करके जाएंगे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, बी कैंसिल। प्रेशर वाला ध्यान से पढ़ना। अगर प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा करने हैं, अगर प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्शन में ज्यादा हैं और आपको प्रोडक्ट की तरफ ही जाना है तो प्रेशर कम करके जाना, और अगर आप देख रहे हो प्रोडक्ट के मोल्स कम है और आपको उसी की तरफ जाना है तो प्रेशर ज्यादा करके जाना। ठीक है, चलो समझ में आ गई होगी बात, बड़ा इंपॉर्टेंट है ली चैटलियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत लंबा चौड़ा सवाल लग रहा है, हम एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। हमारी रिएक्शन तो यही है, ये रही, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, केपी गिवन है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। 20 लीटर कंटेनर, ठीक है जी, 20 लीटर का कंटेनर होगा जिसमें ये सब रिएक्शन हो रही होगी। 20 लीटर का कंटेनर है, इतने टेम्परेचर पे रखा है, उसमें CO2 गैस है, इतने प्रेशर पे है। ठीक है, अब उसके अंदर SRO डाला, एक्सेस ऑफ SRO है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नाउ डिक्रीज्ड। जैसे ही CO2 के साथ SRO डाला तो वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, वॉल्यूम इसलिए कम हो गया क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ये बनाने के लिए। ठीक है, बाय मूविंग द मूवेबल पिस्टन फिटेड इन द कंटेनर। ओके, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन प्रेशर ऑफ CO2 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू विल बी। तो क्या वॉल्यूम रही होगी मैक्सिमम जब CO2 ने अटेन किया होगा अपना मैक्सिमम प्रेशर। यानी आपको वो सिचुएशन बतानी है कि वॉल्यूम उस टाइम पे क्या रहा होगा जब CO2 का प्रेशर अपने सबसे मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। तो मुझे एक बात बताइए आप सिंपल सी, कि आपको केपी अगर दे रखा है, अगर आपको केपी दे रखा है तो आप केपी का फॉर्मूला मुझे बता दीजिए। सर प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर्स अपॉन रिएक्टेंट के पार्शियल प्रेशर्स, और मैं ये दोनों सॉलिड हैं, इनको इग्नोर मार रहा हूं, इनका वैल्यू 1 रखते हैं, मैं आपको बता चुका। तो प्रोडक्ट में तो सिर्फ CO2 गैस है, प्रेशर ऑफ CO2, केपी कितना है 1.6, यानी
हमारा प्रेशर ऑफ CO2 कितना है 1.6 एट इक्विलिब्रियम। ठीक बात। CO2 का प्रेशर हमें दे रखा है, वैसे कितना दे रखा है 0.4 ATM। इक्विलिब्रियम पे आके कितना हो गया 1.6 ATM, तो प्रेशर तो बड़ा है। अब आपको इस सिचुएशन में बतानी है उसकी वॉल्यूम क्या रही होगी, समझ गए? उसकी वॉल्यूम ये आपसे पूछ रहा है। तो मुझे बताइए शुरू में जो CO2 था इनिशियली, उसका जो प्रेशर है P1 वो 0.4 है, उसका जो वॉल्यूम है V1 वो है 20 लीटर, और उसका जो टेम्परेचर है T1 वो है 400 केल्विन। कितना है बच्चों 400 केल्विन। ठीक है। अब CO2 इक्विलिब्रियम वाला जो है, ध्यान से देखना, उसका जो प्रेशर है P2 वो 1.6 ATM है। V2 हमें निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है, और टेम्परेचर सेम पाएगा T2 इज इक्वल टू 400 केल्विन। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर सेम है। देखो आप क्वेश्चन में सब कुछ गिवन नहीं होता है, कुछ अपने को वाइब मिलनी चाहिए, कुछ अपना कॉन्सेप्ट होता है। सोच के देखिए, अगर टेम्परेचर अलग होता तो वॉल्यूम नहीं निकल पाएगा। टेम्परेचर 400 केल्विन पर पहले भी थी रिएक्शन, और इक्विलिब्रियम भी 400 केल्विन पर ही आया है। तो आप इसको रिलेट कर दो, ये इक्विलिब्रियम वाली गैस की सिचुएशन है और ये इनिशियली है, दो अलग अलग कंडीशन पे सेम गैस की सिचुएशन। यू नो द फॉर्मूला P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। T1 T2 तो सेम है, तो ये बॉयल्स लॉ भी लग रहा है। अगर आपको बॉयल्स लॉ सीधे पता है तो आप सीधे भी रख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2, क्योंकि दोनों टेम्परेचर सेम है। P1 रख देना अपना 0.4, V1 रख देना 20, P2 रख देना 1.6, और V2 आप निकाल लेना। P1 रख दिया आपने 0.4, V1 रख दिया 20, P2 रख दिया आपने 1.6, V2 आप निकाल लेना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये 0.4 4 जा 1.6 और ये 5 आ गया, है ना, 5 आ गया, 5 ऑप्शन ए। देखो बड़ा अच्छा सवाल था ये दिखने में बड़ा सवाल है, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करवाता है। ठीक है, लेकिन अच्छे अच्छे हिल जाएंगे अगर ब्रेक कर दिया किसी ने पढ़ते पढ़ते। हाँ, रीडिंग कोई पूरी कर गया ईमानदारी से तो वो तो सवाल ये कर जाता, अगर उसके सामने होता तो, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 9th क्वेश्चन, आपको 3 रिएक्शंस दे रखे हैं, तीनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। कितना बेसिक सवाल है ये, और आपको एक एम दे रखा है, ये कह रहा है ये एक रिएक्शन है, आप इस रिएक्शन तक पहुंचो इन तीनों का इस्तेमाल करके, तो के की वैल्यू क्या आएगी। मैंने कहा था अगर आपको रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ा तो उतनी ही पावर चढ़ा देना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे। अगर जोड़ना पड़ गया रिएक्शंस को तो हर एक के को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, घटाना पड़ गया तो हर एक के को डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। ऐसी हम बातें कर रहे थे। देखते हैं ये सवाल कैसे करना है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ऊपर ले जाते हैं। ओके, देखो बेटा, मुझे बताओ हमारा जो ये एम है, ये जो एम है, इस एम में 2 NH3 हैं, और NH3 हमें कहां दिख रहा है, NH3 हमें दिख रहा है ये रहा। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 कह दूं, तो क्या ये बात ठीक है कि जो पहली इक्वेशन है उसको रिवर्स कर दो। इक्वेशन 1 को रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि -3 लेफ्ट में चाहिए, उधर राइट में। ठीक है, रिवर्स करने से रिएक्शन हो जाएगी 2NH3 गिव्स अस N2 प्लस 3H2, और जो हमारा K है वो अब हो जाएगा 1/4 इंटू 10 की पावर 5। ये हो जाएगी हमारी अब पहली इक्वेशन। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, ये हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। अच्छा, हमें O2 चाहिए 5/2, तो O2 पहली इक्वेशन में तो है नहीं, दूसरी में एक O2 है, दूसरे में 1/, तीसरे में 1/2 है। ठीक है, O2 चाहिए, NO 2 चाहिए, NO 2 ही है, यानी ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है इसको किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, क्योंकि NO हमें 2 ही चाहिए, 2 ही है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड एज इट इज रह जाएगी N2 प्लस O2 2NO
और इसका जो K2 है वो सेम है। इसको छेड़ना नहीं क्योंकि 2 NO ही चाहिए, 2 NO है, ठीक है। 1.6 10 की पावर 12, सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, अब थर्ड इक्वेशन को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो अपने को देखना है। अगर O2 1 ही रहा, मतलब आप कह रहे हो सेकंड इक्वेशन को सेम रखो, मैंने पूछा सेकंड इक्वेशन को एज इट इज क्यों रखना, आपने बोला सर 2 NO चाहिए, 2 ही है। लेकिन हम देख रहे हैं H2O 3 चाहिए, अब H2O यहां 1 है, यानी इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, ताकि ये 3H2O हो जाए। तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन हो जाएगी 3H2 प्लस 3/2O2 गिव्स अस 3H2O। और अब इसका जो K3 है वो बदल जाएगा, K3 हो जाएगा, अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो पावर 3 चढ़ जाएगी, यानी 10 की माइनस 13 की पावर 3 विच इज 10 की पावर माइनस 39। ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब कुछ नहीं करना, इन तीनों को आपस में जोड़ दो। जोड़ने से क्या होगा, 2NH3 लेफ्ट में आ जाएगा, N2 से N2 कट जाएगा, 3S2 से 3S2 कट जाएगा, O2 और 3/2O2 5/2O2 बन जाएगा, राइट में 2NO और 3S2 रह जाएगा। यानी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को जोड़ देना है। और तुम्हें मैंने बोला था अगर आप इक्वेशंस को जोड़ोगे तो हर एक इंडिविजुअल के को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तो फाइनल के क्या आएगा, इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ रहे हो तो इनका के मल्टीप्लाई करना, मतलब 1/4 इंटू 10 की पावर 5, ये K1 है, K2 है 1.6 10 की पावर 12, ठीक है। और जो K3 है, जो K3 है वो है 10 की माइनस 39। तो आप देखेंगे कि वैल्यू कैंसिल हो रही है, 4 4 जा 0.4, 10 की 5 से 10 की 12 काट के 10 की 7 बचा लो, और 10 की 7 बच गया, 10 की माइनस 13 हो गया, तो मेरे हिसाब से 0.4 तो है ही, इंटू 10 की पावर माइनस 39 है बच्चों, और 7 है, तो मेरे हिसाब से -32 हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी वाला। समझ में आ गया, देखो। अरे हैसलो के क्वेश्चंस कर रखे हैं जिस बच्चे ने, उसके लिए तो कुछ नहीं है, बस इतना ही तो याद रखना है। अगर रिएक्शन को आपने किसी भी कारण से, जो भी आपका एम है, रिवर्स करना पड़ गया तो के की वैल्यू इन्वर्स कर देना, मल्टीप्लाई करना पड़ गया तो वही पावर चढ़ा देना, रिएक्शंस आपस में जोड़नी पड़ गई तो आपस में के की वैल्यू भी मल्टीप्लाई कर देना, जो लास्ट में किया। तीनों इक्वेशन अगर जोड़नी पड़ रही है तो मैंने तीनों के को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनल के आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, आपको एक रिएक्शन दे रखी है, पानी डिकम्पोज हो रहा है, तीनों गैस है, कितना परसेंट वाटर डिकम्पोज हुआ है, द परसेंटेज ऑफ वाटर डिकम्पोज्ड। ओके, तो ये अल्फा ही मांग रहा है, लेकिन परसेंटेज मांग रहा है उसका, कितना परसेंट टूटा, कितना परसेंट डिकम्पोज हुआ। ये सिचुएशन है 2300 केल्विन, 1 बार प्रेशर, क्योंकि तीनों गैस हैं और आपको ये बोल रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है। अब देखो इसने सिंबल नहीं बोला, सिंबल नहीं बोला तो बच्चे अंडरस्टूड है, ये गैसियस रिएक्शन है, और सिंबल नहीं दिया तो ये केपी ही है, तो ये आपका केपी है, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया केपी। तो केपी अपने को दे रखा है 2 इंटू 10 की माइनस 3, और केपी का एक फॉर्मूला होता है, आप सब जानते हैं, प्रोडक्ट का प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का प्रेशर और उनकी पावर्स, लेकिन हमें अल्फा निकालना है। तो मैं रिएक्शन को लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं रिएक्शन लिख रहा हूं बच्चों, H2O गिव्स अस H2 प्लस हाफ O2, मुझे चाहिए डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो मैं इंडिविजुअल प्रेशर मान लू इनिशियली इसका प्रेशर P मान लू, तो ये जीरोस हैं, फिर एट इक्विलिब्रियम P में से P अल्फा माइनस कर दो, जैसे C में से C अल्फा माइनस होता है वैसे P में से P अल्फा होता है, जितना माइनस होगा उतना ही बनेगा, यहाँ P अल्फा, यहाँ P अल्फा बाय 2, क्योंकि यहाँ 1/2 है कोफिशिएंट। अब इन तीनों का जोड़ मैं 1 के बराबर रख दूंगा, क्योंकि टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, टोटल प्रेशर बच्चों कितना दे रखा है 1 बार। तो मुझे बताइए, हटाते हैं, मुझे बताइए ये जो रिएक्टेंट का प्रेशर है इक्विलिब्रियम पे P माइनस P अल्फा, जो प्रोडक्ट का प्रेशर है P अल्फा, और जो दूसरे प्रोडक्ट का प्रेशर है P अल्फा बाय 2, इसको 1 के बराबर रख दें, तो P अल्फा से P अल्फा कैंसिल हो जाएगा, P कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1,
और अल्फा तो तुम जानते हो बहुत छोटा होता है, तो ये लगभग पी की वैल्यू 1 ही हो जाएगी। लगभग पी की वैल्यू 1 ही हो जाएगी, बिकॉज 1 प्लस अल्फा बाई 2, अल्फा वैसे ही छोटा होता है, एक से बहुत छोटा होता है, तो अल्फा बाई 2 और भी छोटा हो गया, और 1 के कंपैरिजन तो बहुत छोटा हो गया, पी की वैल्यू लगभग 1 ही आ गई। देखो बड़ा अलग तरह का सवाल है ये तो आया भी प्रेशर, मुझे चाहिए अल्फा। तो मुझे बताइए, बताना कि मेरे को केपी एक्सप्रेस करना है, ये केपी है, तो इस रिएक्शन को देखकर केपी बता सकते हो, क्योंकि पी मिल चुका है, अल्फा ही ढूंढना है बस अब। तो केपी क्या होगा सर? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पावर 1/2 और प्रेशर ऑफ H2O सर। ठीक है, व्हाट इज प्रेशर ऑफ H2 बच्चे? विच इज पी अल्फा मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द प्रेशर ऑफ PO2, मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है सर? पी अल्फा बाय 2, पावर है 1/2, और नीचे है H2O का प्रेशर विच इज P माइनस पी अल्फा। तो देखो मैं इस इक्वेशन को P की वैल्यू 1 रख दो, तो अल्फा में क्या बच जाएगा? अल्फा इंटू अल्फा बाय 2 पावर 1/2 और नीचे 1 माइनस अल्फा, ये बराबर है केपी के। केपी है 2 इंटू 10⁻3। 1 माइनस अल्फा को इग्नोर मार देंगे तो ये बच गया अल्फा, अल्फा की पावर 3/2 और नीचे है 2 की पावर 1/2 यानी √2, और ये है 2 इंटू 10⁻3। तो यहाँ आ जाएगा अल्फा 3/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/2, उधर है 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 3/2 इंटू 10⁻3। ठीक है जी, और फिर यहाँ से अल्फा निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज अल्फा आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन मैं मिनिमाइज सा कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन और यहाँ सॉल्यूशन साथ में दिख जाए। देखो कैसे किया है, मुझे ना अल्फा मांगा और सारी गैसियस कंटेंट थे और सिंबल नहीं दिया, तो मैं समझ गया ये केपी ही पाएगा, तो केपी 2 इंटू 10⁻3 हो गया। इसने मुझसे पूछा कितना परसेंटेज टूटा होगा, मतलब अल्फा का परसेंटेज मांगा। अब अल्फा निकालने के लिए हमने रिएक्शन को ऐसे लिखना पड़ गया कि P00 P माइनस पी अल्फा बाय 2, क्योंकि 1/2 है। फिर केपी के बराबर रखा तो हमने देखा भाई पी की वैल्यू भी नहीं पता और अल्फा की वैल्यू भी नहीं पता, हमें ढूंढना अल्फा ही है, तो पी की वैल्यू कैसे निकालूं? फिर दिमाग चलाया कि टोटल प्रेशर कितना दे रखा है 1 बार, तो इन सब का टोटल इक्विलिब्रियम पे मैंने 1 के बराबर रख दिया, तो पाया पी की वैल्यू 1 है। फिर मैं इधर वापस आया, पी की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो सवाल सारा अल्फा में हो गया, अल्फा निकाल लिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज आ जाएगा। मेरी बात क्लियर? बस यही है फिर। तो अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स करवा दिए हैं। वी हैव डन 16 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट 2025। 16 बढ़िया टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ लेना। 70वें टॉपिक में मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए।